Hello and welcome back, dear aspirants, in our channel Study Mantras with Aditya. Dear aspirants, एनसीईआरटी के इस सीरीज़ में आज हम ज्योग्राफी के क्लास 6 के चैप्टर 4 को कवर करेंगे। इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स को कवर कर लिया है और आज हमारा चैप्टर 4 जो कि मानचित्र पर बेस्ड है, इसको हम कवर करेंगे। इससे पहले अगर आपने 3 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि बेसिक से चीज़ें हम उठा कर लेकर चल रहे हैं और उसे हम आगे तक बढ़ाएंगे। इन केस अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो कि स्टडी मंत्रास विद आदित्य ग्रुप के नाम से है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें अपने मेंस आंसर राइटिंग के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उनको डाल सकते हैं और उनका रिव्यू भी मिलता है आपको, और बाकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको उस ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। आइए बात करते हैं मानचित्र। देखिए, मानचित्र से आप सभी को एक चीज़ तो बात क्लियर होगी कि कहीं ना कहीं एक पेपर का टुकड़ा होगा जिस पर किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में एक नक्शा दिया होगा, एक उसके बारे में एक हमें जानकारी मिलेगी कि यह जगह कैसी जगह है और कहाँ कहाँ पे इस जगह पर क्या क्या चीज़ें हैं और यह जगह किस दिशा में है। ओके, कई सारी हमें इन्फॉर्मेशन उसमें मिलती है। अगर हम बात करें एक डेफिनेशन के रूप में तो सीधा कह सकते हैं कि मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। अब आप सभी जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है उसका जो शेप है वो गोलाकार है। तो गोलाकार शेप को अगर आप पूरी तरीके से अगर एक पेपर पर उतारना चाहें तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसका शेप होगा और जो उस पर जो आकृतियाँ होंगी उनके शेप में परिवर्तन हमें करना पड़ेगा। चाहे तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, किसी भी गोली वस्तु का आप बिल्कुल पेपर पर उसे एज इट इज़ नहीं उतार सकते हैं जैसा उसमें दिया हो। हाँ, अगर ये वर्गाकार कोई पेपर हो तो उसमें आप ज़रूर उसे पेपर पर उतार सकते हैं। तो इस वजह से होता यह है कि जो मानचित्र बनाया जाता है उस मानचित्र पर जो आकृतियाँ बनती हैं, जो स्थल मंडल बनता है, जो समुद्र बनता है, आप देखेंगे कि वो रियलिटी से अलग होता है। वो उतने ही लंबाई उतनी ही चौड़ाई का नहीं होता जितना वो ग्लोब पर होता है। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए जिसके माध्यम से वो जो अंतर डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस जब हम उस मैप का यूज करें तो हमें रियल में वो डिफरेंस फेस ना करना पड़े। तो इसके लिए पैमाना बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, मानचित्र में देशांतर रेखाएं आप सभी को पढ़ाई जा चुकी हैं, देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। अब मान लीजिए ये एक देशांतर रेखा है और ये एक दूसरी देशांतर रेखा है। अब इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। तो मान लीजिए कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है अगर हम बात करें ग्लोब पर। तो ग्लोब पर दो देशांतर रेखाओं के बीच में मान लीजिए कि 111 वैसे होता है, 111 के आसपास मान लीजिए कि 100 किलोमीटर का डिफरेंस है। ओके, तो अब ये डिफरेंस जो है, क्योंकि अगर आप एक पेपर पर इस चीज़ को दिखाएंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप 100 किलोमीटर लंबा पेपर लेंगे और फिर उसमें एक किनारे पर एक देशांतर रेखा और पहले किनारे पर एक देशांतर रेखा, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप इस डिस्टेंस को क्या करेंगे, बिल्कुल छोटा कर देंगे। आप मान लेंगे, कुछ और मान लेंगे कि आप जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, आप ये मान लेंगे। ओके, इससे क्या होगा कि अब जो आपके पेपर की लंबाई 100 किलोमीटर होती है वो घट करके 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आपका एक बड़ा सा जो क्षेत्र है ना वो कम क्षेत्र में सिमट जाएगा। तो मानचित्र का देखिए यही फ़ायदा होता है कि हम बहुत ही बड़े डिस्टेंस को बहुत ही कम डिस्टेंस में लेकर आ जाते हैं। ये तो मैंने 1 सेंटीमीटर का जस्ट एग्जांपल दिया। आप इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर, ऐसा भी हो सकता है। और आप जो चाहे पैमाना इसमें ले सकते हैं, ये आपके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करता है। देखिए, मानचित्र के प्रकारों की बात कर लेते हैं। तो एक होता है जो फिजिकल, जिसे हम कहते हैं भौतिक मानचित्र। ओके, तो जो भौतिक मानचित्र होता है उसे हम कहते हैं, आपने देखा होगा मार्केट में ढेर सारे भौतिक मानचित्र मिलते हैं भारत के और विश्व के। तो उनमें क्या होता है, उनमें मेनली वो होता है जो हमारी जो लैंड, हमारा जो पृथ्वी है उस पर जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ उनके बारे में बताता है। जैसे कहीं मैदान है तो मैदान के बारे में बताएगा, पर्वत है उसके बारे में, नदियाँ हैं, महासागर हैं, सागर हैं, उसके बारे में बताएगा। इट मीन्स जितने भी हमारे लैंड हो या फिर सी पर, इन पर जो उच्चावच हैं, जो ऊँचे उठे या नीचे धंसे हुए जो भूमिखंड है या फिर जल स्तर है, इन सब के बारे में जो बताता है, जो भौतिक स्थिति हमारे देश में, हमारे ग्लोब पर है, उनके बारे में बताता है। तो जो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ हैं जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है उसे हम कहते हैं भौतिक या उच्चावच मानचित्र। इसके उलट जो राजनीतिक मानचित्र होता है, इसमें आप सीधा समझ लें कि देश विभिन्न प्रकार के, हमारे जानते हैं कि कई, हमारा जो ग्लोब है वो कई प्रकार के महाद्वीपों में बांटा गया है।
7 महाद्वीपों में ग्लोब को बांटा गया है, और फिर उन महाद्वीपों में हर एक महाद्वीप में कई देशों में बांटा गया है। तो ये जो डिमार्केशन है लाइंस का, बाउंड्रीज़ का, एक कॉन्टिनेंट का दूसरे कॉन्टिनेंट से, एक कंट्री का दूसरे कंट्री से, तो ये जो डिमार्केशन होता है, ये जो मानचित्र पर दर्शाया जाता है उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप, यानी कि राजनीतिक मानचित्र। जैसे कि राज्यों, नगरों, शहरों और गाँव और विश्व के विभिन्न राज्यों, विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है उसे हम कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। तो इसे आप अपने गांव का मानचित्र भी बना सकते हैं, और अपने गांव के बगल के गांव का मानचित्र बना सकते हैं, अपने शहर के शहर का मानचित्र बना सकते हैं, अपने शहर के बगल का शहर का मानचित्र बना सकते हैं। इस प्रकार से आप छोटा बड़ा कई सारे मानचित्र बना सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। एक मानचित्र और हमें पढ़ना है जिसका नाम है थीमेटिक मानचित्र, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो आप देखें एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए ये चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट लगती हैं। थीमेटिक का जो सीधा सा अर्थ यह है कि ये कुछ स्पेशल प्रकार की चीज़ों के बारे में बताएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कहीं किसी प्रकार का कोई बहुत ही विशेष प्रोडक्ट है उसके बारे में बताएगा, कहीं कोई विशेष इंडस्ट्रीज लगे उसके बारे में बताएगा, कोई सड़क है, ढेर सारे देश में सड़कों का जाल बिछा रहा था, तो एक मानचित्र हो जाएगा जो कि सड़कों के बारे में बताएगा केवल, तो उसे हम कहेंगे ये सड़कों का थीमेटिक मानचित्र है। इसी प्रकार से कहीं पे वर्षा की स्थिति है, कहाँ पे वर्षा कितनी होती है, केवल वर्षा के बारे में बताए तो वर्षा का हो जाएगा। वनों के बारे में हो जाएगा, किसी प्रकार के खनिज पदार्थ है तो उनके बारे में हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में जब ये बात करता है कोई मानचित्र, तो उसे हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। देखिए, मानचित्र को कंप्लीट करने के 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो हमें दूरी को अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा, दिशा का हमें ज्ञान होना चाहिए, और प्रतीक क्यों? क्योंकि कई जगहों पे आप देखेंगे लैंड पे कई सारी चीज़ें होती हैं, अब उन चीज़ों को हमें दर्शाने के लिए कोई ना कोई प्रतीक रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मंदिर को दिखाने के लिए कोई प्रतीक बनाना पड़ता है, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, इन सबको दिखाने के लिए कोई प्रतीक दिखाना पड़ता है। रेलवे लाइन, रोड हो गए, नदियाँ हो गई, तालाब हो गए, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं मानचित्र पर दिखाते हैं एक प्रतीक के माध्यम से, ताकि जब आप मानचित्र को देखें तो आप ये जान पाएँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, और जब आप वापस रियलिटी में उसी ग्राउंड पे जाएँ तो आपको वो सब चीज़ें वास्तव में ही दिखाई दें। तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए मानचित्र पर हमें सिंबल्स की ज़रूरत होती है, उन सिंबल्स को भी हम भी आगे पढ़ेंगे। दूरी के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक दिया गया है कि अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए आपकी विद्यालय एवं घर के बीच की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है, जिसे आप मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर से व्यक्त किया गया। तो 2 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के इक्वल टू है, इसका मतलब कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। सो 5 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर के रूप में दिखाया जाएगा। ओके, और इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपका कम जगह में आपका जो पर्टिकुलर मानचित्र है वो तैयार हो जाएगा और आपको उस इलाके के बारे में जानकारी दे देगा। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को, जैसे कि महाद्वीप और विभिन्न प्रकार के देशों को जब किसी मानचित्र, किसी मैप पर दिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं, छोटे पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक लंबी दूरी को बहुत ही छोटे पैमाने के रूप में मान लेंगे। जैसे 500 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर मान लेंगे, क्योंकि हमें बहुत ही लंबे लंबे डिस्टेंस को दिखाना है। और जब इसके उलट करना होता है, यानी कि बहुत छोटे छोटे, जैसे आपके गांव के बगल के गांव को या उसके बगल के गांव को अगर एक साथ मानचित्र पर हमें दिखाना है, तो हम बड़े पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम 100 मीटर को हम 10 मीटर के हिसाब से ही शो करेंगे। ओके, तो इस सब चीज़ों को हम देखते हैं। तो इस तरह से हम चीज़ों को दिखाते हैं। गांव के अगल बगल के गांव को दिखाने के लिए हम 1 सेंटीमीटर को 100 मीटर को 10 मीटर के रूप में मान सकते हैं, या 10 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम उसे 10 सेंटीमीटर के रूप में मान सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपका 10 मीटर हो जाएगा। तो क्या होता है कि जो छोटे छोटे जगहें होती हैं, उन छोटे जगहों के लिए हम छोटे पैमाने का नहीं बल्कि बड़े पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बड़े दूरियों को दिखाना होता है तो हम छोटे पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बड़ी दूरियों को हम छोटे रूप में लिख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर कर देते हैं। तो यही एक थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है कि थोड़ा ये डिफरेंस हमें मिलता है कि किस प्रकार से बड़ी दूरियों को दिखाया जाए और किस प्रकार से छोटी दूरियों को दिखाया जाए। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि बड़ी दूरियों को दिखाने के लिए क्या बड़े पैमाने का इस्तेमाल होता है, तो नहीं, उल्टा है इसका, छोटे पैमाने का इस्तेमाल होता है, और छोटी दूरी को दिखाने के लिए बड़े पैमाने का इस्तेमाल होता है। ओके, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। वही दोनों ही एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दिया है, ये चीज़ें आप देख लेंगे। कि दूसरा कहता है कि जब एक छोटे से क्षेत्रफल वाले भाग, जैसे कि आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 500 मीटर की दूरी को हम 5 सेंटीमीटर से दर्शा सकते हैं, और इस प्रकार से जो बड़े पैमाने वाला मानचित्र उसे हम कहते हैं, और इसमें हम आसपास की चीज़ों को दिखाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं और जो छोटे पैमाने वाले मानचित्र होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो जानकारी देते हैं वो बड़े पैमाने वाले मानचित्र देते हैं, क्योंकि आप बड़े पैमाने में
जो पास पास की चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात करते हैं तो ढेर सारी चीज़ों को आप इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन जो छोटे पैमाने का इस्तेमाल करते हैं आप तो बड़ी बड़ी दूरियों वाली चीज़ों को आप इंक्लूड करते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों को आप छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बात करें एशिया कॉन्टिनेंट से हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच की अगर हम एक मैप को तैयार करें तो उसमें बहुत छोटे छोटे कोई तालाब होगा, कोई नदियाँ होगी, छोटी सी कोई नदी होगी या छोटा सा कोई पर्वत होगा या पठार होगा, उसको हम छोड़ देंगे। बड़ी बड़ी चीज़ों को हम उसमें कवर करेंगे, तो ये क्या होगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करेगा। लेकिन जब हम बड़े पैमाने का मानचित्र प्रयोग करते हैं तो उसमें हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम दो शहरों के बीच के मैप को बनाएं तो फिर हम उन शहरों के कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम उसमें जगह दे देंगे उस मानचित्र में। तो ये क्या होता है, ढेर सारे इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। बस इसका मतलब यही है कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। सिंपल सी बात है। ये एक देखिए मानचित्र है, आप इसको आप देख सकते हैं कि एक ये जो मानचित्र बनाया गया है यह मानचित्र बड़े पैमाने पर बनाया गया है। अगर आप देखें ध्यान से तो ये आपका एक गांव है और इसका जो पैमाना है वो लिया गया है 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर के बराबर माना गया है। इसका मतलब कि यह जो गांव है बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही गांव है और इसमें ढेर सारी जानकारी आपको इस गांव के माध्यम से मिल जाएंगी, इस मैप के माध्यम से मिल जाएंगी इस गांव के बारे में। जैसे खेल के मैदान के बारे में ये सिंबल है, पेड़ का सिंबल ये बनाया गया है, सामुदायिक केंद्र जो होता है जहाँ पे इलाज वगैरह होता है, पोस्ट ऑफिस की बात की गई, दुकान हो गया, एक विकास व्यक्ति है उसका घर है, ये शीला का घर है, ये करीम का घर है, यहाँ पे फलों का बाग लगा हुआ है, यहाँ कुआँ है, देखिए कुएँ का सिंबल है, ये विद्यालय है। तो ढेर सारे इन्फॉर्मेशन आपको पूरे इस गाँव के बारे में मिल गए हैं, क्योंकि ये जो गाँव है, ये जो मानचित्र बना है, ये बड़े पैमाने पर बना है। हाँ, दिशा की बात करते हैं। दिशा की हालांकि हमने पहले ही बात कर रखी है, इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि आपको प्लस बनाना है और ऊपर का जो हिस्सा होगा उसे नॉर्थ कहेंगे हमेशा ही, जो नीचे का होगा उसे साउथ कहेंगे और जो राइट का होगा उसे हम कहेंगे ईस्ट और जो लेफ्ट का होगा उसे कहेंगे वेस्ट। और बाकी एक दिशाएँ और भी होती हैं जो इनके कॉर्नर्स को ऐड करती हैं, जैसे एक प्लस आप इसका एक गुणा बना सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें आप कहेंगे, देखिए अगर इस साइड है तो हमेशा नॉर्थ और साउथ को ही आप पहले रखेंगे, तो इधर है तो ये वाला हिस्सा जो हो जाएगा ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो इसे हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, और जो ये वाला हिस्सा है ये साउथ और ईस्ट के बीच में तो इसे हम कहेंगे साउथ ईस्ट। ये हिस्सा जो है साउथ और वेस्ट के बीच में तो इसे कहेंगे हम साउथ वेस्ट। हमेशा नॉर्थ और साउथ को पहले रखेंगे। ये हिस्सा जो है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो इसे हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो इस प्रकार से इन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो आपको ये जो दिशा ज्ञान है इसके बारे में आपको समस्या कोई नहीं होगी। ओके, अब आइए बात करते हैं कि जो प्रतीक होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, उनको कैसे दर्शाते हैं। तो ये एक छोटा सा चित्र है, इसके बारे में आप थोड़ा देख लें, थोड़ा सा एक नज़र डाल देंगे इसमें तो आपके कई सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मैप के माध्यम से आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और देखिए ये जो रेलवे लाइन के बारे में बताता है, जिसमें कि 3 प्रकार की रेलवे लाइन होती हैं, बड़ी लाइनें होती है, मीटर लाइन होती है और रेलवे स्टेशन भी होता है। तो इन चीज़ों को देखिए कैसे दर्शाया जाता है। बड़ी लाइन को ऐसे दिखाते हैं, मीटर लाइन को ऐसे, और जो रेलवे स्टेशन होता है उसमें RS लिखा गया होता है। सड़क की बात करें तो जो पक्की सड़क होती है उसको डबल लाइन से, और जो कच्ची सड़कें होती हैं उनको डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। सीमाओं की बात करें, जो सीमा होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुछ इस प्रकार से होती है। राज्य वाली सीमा अंतर्राष्ट्रीय से मिलती जुलती है लेकिन थोड़ा सा वो कम बोल्ड होती है, और जो जिला की सीमा होती है वो बिल्कुल डॉटेड होती है। नदियों की बात करें तो आप देख लें, नदी हो गया, ये कुआँ हो गया, ये तालाब हो गया, ये तालाब के बाद ये फिर नहर हो गया आपका, ये पुल हो गया आपका। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर मंदिर है, गिरजाघर है, मस्जिद है, छतरी है, पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, PS का मतलब पुलिस स्टेशन। इसी प्रकार से जो बस्ती है, बस्ती ये रेड कलर से दिखाया गया, कब्रिस्तान को इस तरह से ढका हुआ उल्टे कटोरे के जैसा दिखाया गया है, पेड़ और घास को कुछ इस प्रकार से दिखाया गया। तो इनको आप एक बार दिमाग में बैठा लेंगे कौन सा सिंबल किसको दर्शाता है, और जब भी आप मैप पे इस प्रकार के सिंबल्स को देखेंगे तो इससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे हम अगर इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना चाहें तो हम देख सकते हैं। देखिए ये PS का ये क्या अर्थ हो गया, पुलिस स्टेशन, RS का अर्थ हो गया रेलवे स्टेशन। इसी प्रकार से ये हो गया पौंड आपका तालाब हो गया, ये हो गया पेड़ आपके हो गए। ओके, और मंदिर की बात कर, देखिए मंदिर हो गया आपका, नदी जा रही है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को जान सकते हैं। ये बस्तियों की बात कर देते हैं, ढेर सारी बस्तियाँ यहाँ पर। ये बसंतपुर का इलाका है, ये डुमरी का इलाका है, ये सुंदरपुर का इलाका है, ये विद्यालय है, और ये देखिए कब्रिस्तान का इलाका है। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर मानचित्र पे जो है इसको हम दर्शा करके देख सकते हैं। ये देखिए आपका रेलवे लाइन है जो कि मीटर वाली है। ओके, और यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट वाली जो लाइन है वो आई हुई है। इसी प्रकार से हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो इन प्रतीकों को आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें रेखा चित्र की, तो रेखा चित्र एक प्रकार का आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर के याददाश्त
और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। जैसे कि आपको कभी भी अपने गांव या अपने शहर का मानचित्र देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपने उसको बचपन से देखा हुआ है और वो आपके दिमाग में बैठा हुआ, बिल्कुल छपा होगा, आपके दिमाग में बिल्कुल इमेज की तरह होगा। वो क्यों है? क्योंकि आपके दिमाग जो आपका याददाश्त है वो आपकी याददाश्त में अंदर तक बैठा हुआ है। तो इस वजह से आपको उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में अगर किसी को जानकारी देनी होगी तो आप बिल्कुल एक कॉपी पेन उठाएंगे और उस पर कोई लाइन ड्रॉ करते हुए आप जब जगह के बारे में अच्छी तरीके से बता देंगे, उसको कहीं भी जाना होगा तो। ओके, क्यों? क्योंकि आपने उस जगह को जिया हुआ है और आपकी याददाश्त में जगह बिल्कुल ताज़ी है। तो आप किसी को व्यक्ति को भी आप अपने याददाश्त के आधार पर उस जगह के बारे में बता सकते हैं। तो इस प्रकार के जो मानचित्र बनते हैं उसे हम कहते हैं रेखा चित्र। मतलब रेखा खींच करके आप कहीं चौक बना दिए, फिर वहाँ से कोई बाएं रास्ता निकाल दिए, फिर कोई दाएं निकाल दिए, इस प्रकार से करते हुए आप उस मानचित्र को बना देते हैं और सामने वाला व्यक्ति समझ भी जाता है और उसके माध्यम से वो उस गंतव्य तक पहुँच भी जाता है। तो ये जो होता है रेखा चित्र का अर्थ होता है। तो आप, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। खाका की बात करते हैं। देखिए, खाका क्या है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे कोई कमरा है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है। ये खासकर उन चीज़ों में होता है जब हमारी जो सेना है वो कोई ऑपरेशन प्लान करती है और किसी पर्टिकुलर जगह पर उसे ऑपरेशन करना होता है, तो इस प्रकार के मानचित्र का वो इस्तेमाल करते हैं। या फिर किसी बिल्डिंग में कोई दुर्घटना हो गई, उस बिल्डिंग से लोगों को निकालना है, तब भी खाके का ज़रूरत पड़ता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक प्रकार का मानचित्र ही समझें आप इसे। और इसका जो खास बात यह है कि बहुत ही बारीक से बारीक जानकारियाँ इसमें दी गई होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने देखा किस प्रकार से जो मानचित्र वाला चैप्टर है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आप प्रश्नों को देख लें और प्रश्नों को प्रैक्टिस करें और ग्रुप में पोस्ट करें आप प्रश्नों को। और प्रश्नों के उत्तर लिखने में आप प्रयास करें कि आप पहले 1-2 रीडिंग ले लें, उसके बाद ही प्रश्नों का उत्तर लिखें। इससे आपका उत्तर अच्छा लिखा जाएगा। मानचित्र के घटक के बारे में हमने बात कर ली है। प्रधान दिग्बिंदु वही है, प्रधान दिग्बिंदु। मानचित्र से पैमाने के बारे में आप क्या समझते हैं? ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र जो होते हैं अधिक सहायक क्यों होते हैं? जाहिर सी बात है, उनमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से रहती है। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी देता है? बड़े पैमाने का, छोटे पैमाने का, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है। इसी प्रकार से जो प्रतीक है उनके बारे में बात पूछी जा रही है। और वृक्षों के वितरण को दिखाने के लिए किस प्रकार के मानचित्र की जरूरत होगी, इसके बारे में पूछा गया है। नीले रंग का इस्तेमाल करने में नीले रंग का जो इस्तेमाल होता है वो किसे दिखाने में किया जाता है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो आप जानते हैं जलाशयों के बारे में। दिक् सूचक का प्रयोग, पैमाने की आवश्यकता किस प्रकार होती है, किसके लिए होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने देख लिया। तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है ये भी हमारा कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया डियर एस्पिरेंट, और प्रयास करें आप लगातार इस सीरीज़ को, जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है कम से कम उसे आप ज़रूर देख लें, क्योंकि वो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें आपको बस समझाने की दृष्टि से बताई गई हैं और इस पुस्तक में दी गई हैं। हालांकि आपका लेवल क्लास 6 वाला नहीं है, आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो इसलिए सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट को समझ करके और सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उसको थ्योरी के माध्यम से समझ करके भी आप इन पुस्तक के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसे आप अपने तक ग्रहण कर सकते हैं। तो ये रहा डियर फ्रेंड हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।